नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे तालिबान एंड न्यू रियल पॉलिटिक। इस आर्टिकल में देखेंगे यूएसए के विड्रॉ करने के बाद में अभी जो सिचुएशन इमर्ज होकर आ रही है उसमें क्या इक्वेशंस हैं, इंडिया को कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जानेंगे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दारा शिकोह से संबंधित। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दारा शिकोह से रिलेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से सेक्शन लॉन्च किया गया है। तो अभी के टाइम पे कितनी ज़्यादा रेलेवेंस है दारा शिकोह की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल देखेंगे। बाकी जितने भी आर्टिकल्स उनकी एक बार समरी लेंगे लास्ट में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इन दोनों आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल तालिबान एंड न्यू रियल पॉलिटिक। देखो सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो लास्ट अब ये जो एयरलिफ्ट है अमेरिकन सोल्जर्स की वो हो चुकी है। अभी 3 घंटे पहले अपडेट आया, वैसे तो इन्होंने पहले लिख दिया आर्टिकल। और आप देख सकते हो तालिबान फिर से रिजीम में आ चुका है। यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक अनकंफर्टेबल सिनेरियो तो बन रहा है और लगता है ऐसा है कि ये लंबा चलने वाला है। ओके, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें तालिबान को लोकली जो लोग भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग भी अपोज कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन या इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तालिबान का रूल जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अभी अफ़गानिस्तान का जो ट्रेजेडी है वो कंटिन्यू बना रह रहा है और हमें देखो हमारे लिए भी कंसर्न्स रेज होते चले जा रहे हैं। वो बात ठीक है कि तालिबान और पाकिस्तान का जो कॉलेशन है या कनेक्शन है वो हमारे लिए वाकई में एक चिंता की बात है। और अब उसको देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो एक इनके बारे में जो लिंक को सोचने का तरीका है ना, इन दोनों को देख करके कि जी अभी तालिबान को इंस्टॉल करने में पाकिस्तान का क्या रोल है। ओके, तो उसमें भी अभी कोई डाउट्स नहीं है क्योंकि पाकिस्तान है बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम ओपन इमेज है कि हाँ तालिबान का रीस्टोर होने में पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल रहा है। अब देखो बैटलफील्ड की बात करें तो यहाँ पर तो सिंपल सा है, जो जीतता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर अपना असर डालता है। जो जीतेगा वो अपनी पकड़ बनाएगा और पकड़ बनाएगा तो जी आसपास के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उन पर एंगेजमेंट रखनी पड़ेगी। जैसे कि तालिबान अब आ गया है तो अब इंडिया को इस चीज़ को लेकर के तैयार रहने की ज़रूरत है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन तालिबान एंड इंडिया ये कितनी जल्दी होती है, कितना नहीं होता, वो टाइम बताएगा। इसमें देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार आ चुका है। अगस्त 2 की बात है जब यूनाइटेड नेशन, इसी साल की बात है, इसी महीने की 2 तारीख की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान को ये कहा कि भाई आप मिलिट्री सॉल्यूशंस के बेसिस पे आप टेक ओवर करोगे तो ये बात ठीक नहीं है और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान स्टैब्लिश करना चाहते हो जहाँ पर आप बिल्कुल एक्सट्रीम इस्लामिज्म को इम्प्लीमेंट करोगे, शरीयत लॉज को, तो बोलो वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में चला जाएगा। फिर टाइम बीतता है, 16 अगस्त को ये होता है कि जी तालिबान जो है वो काबुल के ऊपर पकड़ बना लेता है। और अब रिजल्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहना शुरू कर दिया कि तालिबान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को टेरर ग्रुप्स के द्वारा यूज़ नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे में 1 महीने के अंदर अंदर कैसे स्टैंड चेंज होता है। और प्रेसिडेंट भी कौन है अभी यूएनएससी का, आपको पता है, इंडिया। अब देखो बात ऐसी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सेंसिटिविटी को अगर हम समझे तो कितना जल्दी सिचुएशन को भांपा गया है और कितनी जल्दी ये स्टेटमेंट्स बैक टू बैक चेंज होते चले गए हैं। और अब सिनेरियो ऐसा है कि तालिबान को एक तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये सेम वही एक तरीके का सिनेरियो निकल के आ रहा है जब फ्रेंच न्यूज़पेपर्स नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित जो भी आप कह सकते हो कि जो भी उसका एडवांसमेंट था उससे रिलेटेड प्रिंट किया करते थे कि जी मॉन्स्टर है वो लैंड कर चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि लगभग 60 लीग्स फ्रॉम पेरिस इनको एक कैप्चर कर चुका है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो सारी चीज़ें। और ये न्यूज़ बाई न्यूज़ आती रही और तालिबान पूरा पकड़ बना करके आज अफगानिस्तान की एक कहते हैं ना कि डेस्टिनी को फाइनल करने वाला पावरफुल लीडर बन के आ चुका है। ठीक है, अब देखो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या जाती है कि अफगानिस्तान में जो भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो, उनके ऊपर जो लिंक है उसको हम कैसे परसीव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें देखो एक तो ये कि जो नया विक्टोरियस सोवरन है, अब मान लो यहाँ पे तालिबान है, अब उस सोवरन है कि नहीं, पर जीता तो है ही ना वो। सोवरन का मतलब कि जी वहाँ पर उनके ऊपर कोई बाहर से कोई दादागिरी लगाए कि ना लगाए कि कानून आप ऐसे बनाओ, ये नहीं बनाओगे। पर तालिबान ने ये चीज़ तो बोली है कि हम पाकिस्तान के पपेट नहीं हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन क्या आ गया, अब जैसे तालिबान है
जब तक तालिबान रूल में नहीं था तब तक तालिबान के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं थे। अब ऑब्लिगेशंस ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, कि अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करे। दूसरा, वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और साथ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेंटेन किया जाए और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखा जाए। नहीं तो क्या होगा कि तालिबान अगर लगातार एक्सट्रीमिज्म के तौर पे काम करता रहा ना, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के तौर पे, तो फिर बाद में रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल पीस को इनसिक्योरिटी फील होगी, और फिर देखो आपको पता है कि रीजनल पावर्स हैं वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, जैसे कि प्रीवियसली अफगानिस्तान में होता रहा है। तो अब तालिबान को देखो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। और इसी चीज़ से देखो इंडिया भी है, बिल्कुल इससे इन्फ्लुएंस रहने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हम कभी भी, आप कह सकते हो कि जहाँ पर हमारा खुद का साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की आप बात करो तो अफगानिस्तान इंटीग्रेटेड पार्ट है, तो वहाँ पर तालिबान का रूल अगर अफगानिस्तान में आता है और कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो फिर इंडिया इससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो मेन तो पॉइंट क्या हो गया कि अफगानिस्तान की डोमेस्टिक इश्यूज, और उनमें मेन टारगेट रहेगा वहाँ की सरकार का कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें सब कुछ आ गया वहाँ पे, राइट। तो पहला पॉइंट। दूसरा एक चीज़ यह जाती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो फीचर होके आता है दैट इज़ कि आप फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, आप किसके साथ में अपने रिलेशंस मेंटेन रखते हो। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें। और केवल परमानेंट कुछ होता है तो वो होता है केवल और केवल इंटरेस्ट, कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट होता है। अब आप देखो कि यूएस है, यूं लगाया जाए, मतलब इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बिल्कुल ओपन नहीं हुई है, पर बस ये है कि तालिबान को यूएस के द्वारा इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि आईएसआईएस की जो खुरासन प्रोविंस की ब्रांच है आईएसकेपी, उसको रोकने के लिए यूएस तालिबान को इंटेलिजेंस दे रहा है। अब आप देख लो तालिबान और यूएस, जहां पर तालिबान को बिल्कुल टेररिस्ट आउटफिट मान करके यूएस ने आउस्ट किया था, बिल्कुल आउट कर दिया, तो उसके बाद में आज कोलैबोरेशन है दोनों के बीच में। तो यहां पर क्या आ गया, नेशनल इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? अभी यूएसए का इंटरेस्ट क्या है कि जी तालिबान ने तो कैप्चर कर लिया, अब तालिबान के साथ में रिश्ते ना बिगाड़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तालिबान फिर से अफगानिस्तान को टेररिस्ट की सेंचुरी बना करके छोड़ देगा, और वहाँ से अलकायदा जैसे जो ग्रुप हैं वो ऑपरेट करके फिर यूएसए के लिए ही घातक साबित हो जाएंगे। तो क्यों ना फिर तालिबान के साथ में एंगेजमेंट रखी जाए, और इसी का एक एग्जाम्पल है ये इंटेलिजेंस शेयर करना। इसके आगे देखते हैं। अब देखो ये न्यूज़ है, ये रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसकंसर्टिंग है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं ना कि हाँ हम टारगेट क्या लेकर के चल रहे थे, डिस्टर्बिंग है एक तरीके से कह सकते हैं। तो यूएस को तालिबान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसके पीछे एक वजह है, वो अपने सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करना चाहता है, वहाँ से सेफली अपने सिटीजन्स को निकालना चाहता है, और फ्यूचर में भी इसी तरीके की एंगेजमेंट कंटिन्यू करना चाहेगा। इसके अलावा यूएस की, तालिबान की जब बात आई तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पर जो मैटर होता है दैट इज़ म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट। और ये ही इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी होती है कि जी आप किसको दोस्त मानते हो, जहाँ पर म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट आता है। आज यूएसए और इंडिया के बीच में जो क्लोजनेस है, इसके पीछे क्या है, ट्रस्ट वाली बात नहीं है, ट्रस्ट से ज़्यादा म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि आप एक दूसरे से कितना कह सकते हैं ना, हम खुद को कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आप इंटरनेशनल रिलेशन में हर एक कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है यूएस और तालिबान के बीच में, ठीक है, अब यहाँ पर ये टेक्टिकल, केवल हाँ टेक्निक्स सेट कर रहे हो, कुछ फार्मूला सेट किए कि कैसे भी यूएस से बाहर निकल जाए, इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। देखो यूएसए ने लगातार तालिबान को रोकने की कोशिश की है कि कैसे भी करके तालिबान रीस्टोर ना हो जाए या रीइंस्टॉल ना कर ले अपनी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि अलकायदा और आईएसआईएस जो है ना, ये देखो अफगानिस्तान के अंदर अभी भी अपनी जड़ें नहीं ख़त्म हुई है इनकी, चाहे अमेरिका ने कितनी ही कोशिश की है। पर एक तरफ तालिबान तो क्या कहता है कि जी हम यहाँ पर अफगानिस्तान में रूल करना चाहते हैं, पर तरीके से करना चाहते हैं। वो बात ठीक है कि इन्होंने शरीयत लॉ के लिए, इनके लिए बोला, तो ह्यूमन राइट्स का या फिर वुमेन बच्चों के लिए, औरतों के लिए जो अधिकार हैं उनकी बात हमने बहुत बात रखी है। इंडिया तो इन्हीं चीज़ों को बोलता रहता है, और यूएसए ने भी या वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने भी यही बात उठाई है। पर अलकायदा और आईएसआईएस की अगर बात की जाए तो इनको अगर रोकना है ना, तो वहाँ पर फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से लगातार
एक रिपब्लिक गवर्नमेंट, जो कि रिपब्लिक तो क्या, सेमी रिपब्लिक गवर्नमेंट बोलो, क्योंकि शहरों में तो लेजिटिमेसी थी उस सरकार की, पर गाँव में अभी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। गाँव में अगर होती तो तालिबान थोड़े ना बनता फिर इतना स्ट्रांग, राइट। तो उस केस में क्या हो जाता है कि अमेरिका तो बिल्कुल भी अपने आप को एक, कह सकते हैं ना कि एक रिस्क में नहीं ले सकता कि तालिबान जो है वो फिर अलकायदा और आईएसआईएस को सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से तालिबान के साथ एंगेजमेंट अमेरिका करना चाहता है। दूसरी तरफ आप देखो कि तालिबान को भी तो इंटरेस्ट है ना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हम नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनल रिलेशंस या फिर जो भी सिटीजन्स उनकी प्रोटेक्शन अगर तालिबान करना चाहेगा तो ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। और उसमें देखो अमेरिका और वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत पूरी पड़ेगी अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में। और इस चीज़ को देखो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी इस तरीके की आती है जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, एक तरफ अमेरिका अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में देखो एंगेजमेंट तो लाजमी है, बनेगी ही इनके बीच में। अब देखो कि ये जितना कुछ भी हमने रिपोर्ट देखी है, तो इंडिया ने भी तो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट रखी है ना, जिसमें एक तरफ तो इंडिया की एंगेजमेंट रही अफगानिस्तान की वहाँ पर सरकार जो चल रही थी, पर दूसरी तरफ तालिबान लेड गवर्नमेंट को भी इंडिया ने कोऑपरेट करने से एक बार तो मना ही किया कि हाँ हम ज़्यादा अभी तक लंबा नहीं सोच रहे हैं, अभी इतना सही है कि तालिबान बोल रहा है वो चीज़ कर रहा है या नहीं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो दिल्ली का मेन इंटरेस्ट क्या है कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में टेररिस्ट ग्रुप जो भी ऑपरेट होते हैं वो यूज़ ना करना शुरू कर दे, वही अमेरिका वाला मुद्दा, ठीक है। तो ये अगर चीज़ हो जाती है ना तो देखो फिर बाद में इंडिया को तालिबान के साथ एंगेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आ चुका है कि तालिबान के एक पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम है शेर मोहम्मद स्तनिकजाई, कल ही स्टेटमेंट था कल वाले न्यूज़पेपर में कि हम इंडिया के साथ में, इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल एंगेजमेंट हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो अभी एयर कार्गोज के बेसिस पे चल रहा है उसको तो रोकने वाले हैं नहीं, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के थ्रू भी हम एंगेजमेंट रखेंगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों मिलकर के फिर बाद में ट्रेड को हम प्रमोट करेंगे। ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ उन्होंने बोली कि जो तापी गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बोले इसको रिवाइवल देंगे हम। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि अफगानिस्तान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है कि इंडिया के साथ में अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या चीज़ आ रही है, अफगानिस्तान को तालिबान रीबिल्ड करना चाहता है और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी ज़मीन को, या तालिबान जो है अफगानिस्तानी ज़मीन को इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करने से बचाए। तो ये जब म्यूचुअल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम कहाँ है, इंडिया अपने आप आसानी से एंगेज करना शुरू कर देगा। और वैसे मॉडरेट स्टैंड्स या मॉडरेट स्टेटमेंट्स आने भी शुरू हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब आप देखो कि अगर हम देखें तो तालिबान की एबिलिटी की बात की जाए अभी, तो एक तरफ तो पाकिस्तानी आर्मी का प्रेशर भी रहेगा कि वो इंडिया के खिलाफ में तालिबान को हमेशा भड़का करके रखे, पर ये भी तो देखो ना कि बहुत सारे क्रैक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां पर पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से काबुल में अभी तालिबान को पपेट की तरह यूज़ करना चाहे, तो तालिबान ने सीधा कह दिया कि वी आर नो मोर पपेट्स ऑफ पाकिस्तान, हम हमारे हिसाब से कानून चलाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, थोड़ी सी एक रिलीफ वाली सिग्नल देती है इंडिया के लिए। अब देखो फाइनली जो तीसरा सेगमेंट आ जाता है वो मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल इंटरेस्ट वाली बात आ गई है सेकंड बार। फर्स्ट में तो क्या है कि लोकल कोई भी विक्टर होता है उसको अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के ही इंटरनेशनल रिलेशन चलती है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। फाइनली यूएस की एंगेजमेंट तालिबान के साथ में क्यों है, इसके पीछे देखो तालिबान क्या है, अपने अगेंस्ट में जो भी आवाज़ें उठ रही हैं जिसमें एक है आईएसआईएस खुरासन प्रोविंस, आईएसकेपी भी शॉर्ट में बोला जाता है, तो उसको रोकना कैसे भी करके। और उसके लिए देखो इंटेलिजेंस इनपुट अगर यूएसए देता है तो तालिबान को क्या प्रॉब्लम है। साथ में अगर इन रिलीजियस आइडियोलॉजी पे काम करने वाले ये जो ग्रुप्स हैं, जिसमें अलकायदा की बात कर लो या आईएसआईएस की बात करो या तालिबान की बात करो, ये सारे मिलकर के अगर रिलीजन को लेकर के ही अगर वहां पर रूल करना चाहते हैं तो उस केस में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट के चलते फिर वहां पर टेररिज्म प्रमोट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि आईएसआईएस ने क्या कह दिया कि बोला तालिबान 1996 के टाइम पे जो तालिबान था वो तालिबान नहीं रहा है, तो ऐसे में बोला हम लाएंगे असली में जो शरीयत लॉ इंप्लीमेंट होने का जो तरीका है वो। तो इसी को लेकर के तो काबुल एयरपोर्ट पे अटैक भी करवा दिया इन्होंने, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी अब राइज हो रहा है। तो इंडिया देखो अपने एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से यूटिलाइज करे, और पाकिस्तान जिन टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करता है उनको थोड़ा सा एनालाइज करे,
और आप ध्यान और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि रावलपिंडी है ना, वो बिल्कुल भी टेररिस्ट ग्रुप्स को इंडिया के खिलाफ यूज़ करने से पीछे नहीं जाने वाला है। पर हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जी सीधी सी बात है कि दो अगर हमारे एडवर्सरीज हैं तो इन एडवर्सरीज के बीच में फॉल्ट लाइन क्या है उसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आप जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके बीच में ये देखो ना कि कहाँ कहाँ पर कोई वीकनेस, वीक पॉइंट कौन कौन से हैं, और इन वीक पॉइंट्स को हम एक्सप्लोर करना अगर शुरू कर देंगे तो अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है वो और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में हम गैप ला सकते हैं और उन्हीं को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। 1960s और 1970s की बात बताते हैं कि जब हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी, राइट, तो उस टाइम पर इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसको सप्रेस करने के लिए या उस कम्युनिस्ट मूवमेंट को किस तरीके से डाउन किया और इंडियन पॉलिटिक्स को रीओरिएंट किया, उसके पीछे एक छोटा सा इंटरनेशनल रिलेशन का सिग्नल देखो आप कि यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और दूसरी तरफ उनके एडवाइजर, मतलब उनके एडवाइजर कौन थे, हेनरी किसिंजर। इन्होंने जो रशिया और चाइना के बीच में जो कम्युनिस्ट वाला जो एक कोलेशन था, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा था, अब रशिया और चाइना अगर साथ में होते उस टाइम पे तो रशिया को कैसे वीक बनाया जा सकता था। तो ऐसे में क्या किया, रशियन कम्युनिज्म और इसके अलावा चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उनके बीच के जो गैप्स थे उनको एक्सप्लोर किया इन दोनों ने मिलके, रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने। रिजल्ट क्या रहा, कम्युनिस्ट जो थी वो डाउन हो गई और रशिया को वीक कर दिया और चाइना के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा ली। अब हम बार बार ये तो पढ़ते हैं कि जी चाइना को, आज चाइना जिस स्टेज पे है वहां पर यूएसए ने सपोर्ट किया था, पर यूएसए ने क्यों सपोर्ट किया था, रशिया को वीक, यूएसएसआर को वीक करने के लिए चाइना को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो वही बात है, म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, तो साफ साफ बात क्या आ गई, एक पावरफुल अपील निकल के आ रही है कि पॉलिटिकल कोalition रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर अगर आके टिकती है ना तो फिर उस बाद में आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा सेक्टेरियन इश्यूज निकल के आते हैं। आईएसआईएस क्या कहता है, अलकायदा कुछ और ही कहना शुरू कर देता है, जो लिबरल इस्लामिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं वो कुछ और ही कहते हैं, और एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने वाले कुछ और ही कहते हैं। तो वहाँ पर क्या आ गया, गैप, और उस गैप को आप एक्सप्लॉइट कर लो। और इसका बेस्ट एक तरीका कहाँ पर है, बोलो पंचतंत्र में एक आइडिया दिया हुआ है बहुत ही गजब, वो ये कि ट्राई एंड डिवाइड योर पोटेंशियल एडवर्सरीज। जो भी आपको लगे कि आपके आने वाले टाइम पे दुश्मन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसान वाली पार्टीज हो सकती हैं, तो उनको कोशिश करो कि डिवाइड कर दो और स्ट्रेंथ करो आपकी इंटरनल यूनिटी को। तब जा करके आप ये तालिबान, पाकिस्तान, ये जो हेडेक है ना, इसको ख़त्म कर पाओगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने देख लिया, एक तो इंडिया में किस तरीके से माहौल बन रहा था, और एक जो हेनरी किसिंजर और ये जो रिचर्ड निक्सन थे, इन्होंने किस तरीके से अपनी रेलेवेंस थी कोल्ड वॉर के टाइम पे वो बनाए रखी और यूएसएसआर को कैसे वीक किया। सेम चीज़ 1978 के टाइम पे भी आप देखो कि जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट का रूल आना शुरू हो गया था, 1979 में यूएसएसआर का इन्वेजन हो चुका था, उसके बाद में वीक करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो मुजाहिदीन तैयार किए और उन मुजाहिदीनों को काउंटर करने के लिए तालिबान तैयार किया गया था। और आज वही 1996 में जब तालिबान सरदर्दी बनने लग गया तो उस तालिबान को आउस्ट कर दिया, निकाल दिया। अब तालिबान फिर से थोड़ा अपनी रेलेवेंस बनाने लग गया है तो उसको एंगेजमेंट में लेकर के आ गए। तो एक स्टेबल नहीं रह सकता, वही बात है, दुश्मन कभी दोस्त बन जाए पता नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन का ये सीन रहता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज व्हाई दारा शिको मैटर्स। दारा शिको क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो तारिक मंसूर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरुआत वहीं से होती है कि अभी एक इंसिडेंट जो हुआ है वो ये कि इनटॉलरेंस पीक पे है, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर कर ली है पावर। तो यहाँ पर दारा शिको की रेलेवेंस अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट होकर निकलती है, जो कि एक एनलाइटेंड थिंकर हुआ करते थे। और उनको याद क्यों किया जाए, क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे शानदार। उनके पास में एक इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग थी कि अलग अलग रिलीजन के लोग कैसे ज़िंदगी एक साथ बिता सकते हैं, या फिर उनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है। इसके अलावा आप देखो आर्टिस्ट था वो आदमी, इसके अलावा आर्किटेक्चर, ट्रांसलेटर, पोइट, एडमिनिस्ट्रेटर, हर एक चीज़ में ये पारंगत था। आप देखो शाहजहां ने 1655 में इसको ये जो दारा शिको थे इनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये क्राउन प्रिंस हैं, अब मेरे बाद में इन्हीं को इंस्टॉल किया जाएगा। पर आप देखो फिर जो बैटल ऑफ सक्सेशन होते हैं उसके अंदर फिर लास्ट में
औरंगजेब विक्टोरियस निकलते हैं और असैसिनेट कर दिया जाता है। और औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब दारा शिकोह का छोटा भाई। तो ऐसे में आप देखो कि स्ट्रगल होती है थ्रोन के लिए अगस्त 30 1659 को, और आप देखो कि 44 ईयर्स की एज के ऊपर दारा शिकोह की डेथ हो जाती है। आप देखो कि इस केस में बैटल तो औरंगजेब जीत गया, पर आज जो इंडिया जिसमें हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, वो आइडिया दारा शिकोह के हिसाब से अगर समझे ना, तो वो चीज़ें बहुत पहले से हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, कि मतलब हमारे रूलर्स ने यहाँ पर हार्मनी स्टैब्लिश करने की बहुत कोशिश की पहले, और उनमें से दारा शिकोह एक इम्पॉर्टेंट पर्सनल निकल के आते हैं, इंडिविजुअल निकल के आते हैं। देखो वैसे तो देखा जाए तो दारा शिकोह हमेशा से कोर्ट में ही बैठे थे अपने पिता के साथ में, तो ऐसे में उनके पास में इतना कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस था नहीं। जबकि शाहजहां ने अपने जितने भी छोटे बेटे थे ना, उनको गवर्नर बना करके अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया था। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए थे, और उनमें सबसे जो चालाक और सबसे तेज तर्रार जो था वो था औरंगजेब। तो ऐसे में औरंगजेब तो हो गया क्या, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उसको पता था कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं। पर दूसरी तरफ दारा शिकोह के पास में जो इंटेलेक्ट थी वो शानदार थी, एक गजब का एडमिनिस्ट्रेटर था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके शाहजहां ने ये कहा कि मेरा जो सक्सेसर होगा वो दारा शिकोह होगा। और उसके पीछे वजह क्या थी कि आज, क्योंकि उनको भी तो पता तो था ही कि इंडिया में कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की रूट्स कितनी ज़्यादा डीप है, एक तो ये, साथ में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे। तो बोला एक को एग्जिस्टेंस इंश्योर करना टॉलरेंस के साथ में, और सभी के दिलों को जीतते हुए कोई राजा अगर रूल करे तो वो माना जाएगा। वैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मुगल सल्तनत के पीरियड के टाइम पे आप ये बताओ गोल्डन एरा किसको माना जाता है, तो नॉर्मली सबके क्लिक होता है क्या, अकबर। पर ऐसा नहीं है, शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एरा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, शाहजहां चाहते थे कि कंटिन्यू होती रहे, पर वही चीज़ें दारा शिकोह को फिर बाद में औरंगजेब ने हरा दिया, जो अपना बैटल ऑफ सक्सेशन था उसके अंदर। पर फिर भी आज सेंचुरीज हो चुकी हैं उस पूरे सिनेरियो को बीते, पर डिबेट लगातार है कि इंडियन सिविलाइजेशन को हम सक्सेसफुल बनाएं, और इंडियन सिविलाइजेशन जिसमें हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहां पर दारा शिकोह की छाप को आप भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें आप देखो दारा शिकोह जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग रखा करते थे, बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन थे जैसे कि इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इंडिया में मेनली, ठीक है। इन्होंने एकेडमिक मूवमेंट भी चलाया था जिसमें कि इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, मतलब कि आप अलग अलग रिलीजन्स के बारे में स्टडी करो, और उसके बाद में उनकी जो रूट्स हैं उनके बारे में जब समझ जाओगे तो पता पड़ेगा कि जी सारे के सारे रिलीजन एक ही आइडिया पे काम करते हैं, जो है वन रियलिटी वन गॉड। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, जिनमें एक तो है मजमा उल बहराइन, ठीक है, जिसका नाम है मिंगलिंग ऑफ टू ओशियंस, कि दो बड़े ओशियंस मर्ज हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे से। इसका मतलब हो गया इस्लाम और हिंदुइज्म। दूसरी बुक इन्होंने लिखी सिरी अकबर ग्रेट मिस्ट्री, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर डाइवर्सिफाइड मैनर में अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले, अलग अलग फेथ रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक साथ शांति से खुशी से फ्लॉरिश हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो रिलीजन को लेकर के जब इन्होंने अपना स्टडी किया तो इनको आइडिया क्या मिला, वन रियलिटी वन गॉड। तो दारा शिकोह ने देखो प्रोफिशिएंसी अचीव की पर्शियन में भी और संस्कृत में भी, और इसका फ़ायदा क्या रहा कि इन्होंने जितनी भी हिंदू रिलीजियस थॉट्स थी, जितनी भी बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट वाज उपनिषद्स। आप देखो कि इन उपनिषद्स को जैसे ही इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया, तो उपनिषद जो संस्कृत में थे अब पर्शियन में आने के बाद में उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। वो कैसे, यूरोपियंस हमारे यहाँ पर आते हैं और उनको बिल्कुल भी संस्कृत के बारे में नॉलेज था नहीं, पर हाँ पर्शियन पे उनकी कमांड थी, तो ऐसे में उन्होंने उपनिषद के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उनको पता पड़ा कि इंडियन लिटरेचर में कितना कुछ अवेलेबल है। अब आप देखो फिर वो जो उपनिषद संस्कृत से पर्शियन में गए और पर्शियन से फिर उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया लैटिन में। तो ये रिजल्ट रहा कि आप देखो इंटरनेशनली एक्सपोजर कैसे मिलता है जब आप कल्चर्स को कोएग्जिस्टेंस में लेकर के आते हो। वही बात गांधी जी वाली कि मेरे घर के खिड़कियां सारी खुली हैं हर एक कल्चर की अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी खुद की कल्चर ही अपने पैर उखड़वा ले, ऐसा नहीं है,
राइट। तो वही चीज़ आ गई कि आप दूसरी कल्चर्स को भी आप एक्सेप्ट करो और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम अगर अडॉप्ट करते चले जाएंगे तो वही चीज़ें हम अपडेट होते चले जाएंगे और आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। वही बात, करंट अफेयर से अपडेटेड रहो। इसके अलावा एक नया मूवमेंट शुरू हो गया इंडिया में रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ने का, और यूरोपियंस ने भी देखो अब धीरे धीरे संस्कृत पे भी कमांड बनानी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में दारा शिकोह एक पायनीर रहे, मतलब एक शुरुआती हार्बिंजर रहे, जिनकी वजह से जो इंडियन कल्चर थी वो सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाने लग गई। इंटरनेशनली इसको एक्सपेंशन मिलना शुरू हो गया, जिससे कि इंडिया की इंटेलेक्चुअल और साथ में इंडियन रिलीजियस हेरिटेज उसका एक आइडिया, इंडियन फिलॉसफी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इंडिया में उपनिषद्स, उनको एक्सपेंशन मिलना शुरू हो गया। दारा शिकोह ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था फाइन आर्ट्स में और आर्किटेक्चर में भी। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए इंडियन आर्ट का एक ट्रेजर क्रिएट किया था, मतलब पूरा एक कलेक्शन था उनके पास में जिनमें मिनिएचर पेंटिंग्स थी, उनके बारे में बहुत ज़्यादा था। अब देखो वैसे तो पेंटिंग का अगर जेनिथ पीरियड माना जाए ना तो जहांगीर का पीरियड माना जाता है। जहांगीर का जो पीरियड होता है मुगल सल्तनत के पीरियड में, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है पेंटिंग की अगर बात की जाए तो, है ना। दूसरी तरफ आप देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ की लाइब्रेरी में बोलो बहुत ही ज़्यादा हम इन जो दारा शिकोह से रिलेटेड जो भी हम कंटेंट है उसको शुरू हमने सेपरेटली कर दिया है। वो कैसे किया वो आगे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट भी थे, इन्होंने परी महल गार्डन पैलेस जो कि श्रीनगर में है वो भी अपने हाथों से डिज़ाइन किया। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें इनकी कंट्रीब्यूशन रही। इसके अलावा इन्होंने इंटरफेथ कनेक्शंस, दो रिलीजन, दो विश्वास रखने वाली कम्युनिटीज़ के बीच में कैसे आप कह सकते हो ना कि एक लिंक दे सकते हो, उस पर एम्फेसिस किया। मल्टी रिलीजियस और डाइवर्स सोसाइटी पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया क्योंकि इंडिया की रियलिटी थी ये चीज़, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए तो उन्होंने इसी चीज़ को स्टेटमेंट में अपने में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो मिनी इंडिया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने दारा शिकोह सेंटर फॉर इंटरफेथ डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एक अलग से सेंटर लॉन्च किया है जिसमें हम टॉलरेंस, नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनिटीज़ को साथ में लाना, इन थीम्स के ऊपर काम करते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी लिंक हो गया ये, और हम हमारी हिस्ट्री से क्या लर्न कर सकते हैं वो भी हो गया, और पर्सनैलिटीज से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। अब आप देखो कि जैसे हिस्ट्री की बात करें तो दारा शिकोह को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता क्योंकि रूलर कौन था, वही बात है। हिस्ट्री याद किसको करती है, बोलो वो जो विजेता है, नंबर 1 जो होता है, रैंक 1 किसकी आई है यूपीएससी में, उसको याद रखा जाता है। तो रैंक 1 तो औरंगजेब की थी, दारा शिकोह की नहीं थी, तो इतना अटेंशन नहीं मिलता है। पर आज जो इंडिया जिन वैल्यूज़ पे, जिन एथोस पे आगे बढ़ रहा है ना, वहाँ पर दारा शिकोह की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बनती है। चाहे आप मल्टी लैंग्वेज, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, मल्टी रिलीजियस, मल्टी बिलीफ सिस्टम, या फिर आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के आइडिया की बात करो जहाँ पर को एग्जिस्टेंस देखना चाहो, टॉलरेंस देखना चाहो, और कहते हैं ना कि हाँ कि आप फ्लॉरिश भी कराना चाहते हो अपनी सिविलाइजेशन को, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है दारा शिकोह का, और उनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखो फाउंड किया गया था सर सैयद अहमद खां, जो कि देखो शुरुआत में तो लिबरल हुआ करते थे बहुत, ठीक है, ओपन माइंडेड थे, पर धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ में ये भी कंजर्वेटिव होते चले जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी इन चीज़ों के बारे में, और जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो वहाँ से और लिंक बनेगा। तो ओवरऑल बात क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खोली है हमने, ठीक है, और जो दारा शिकोह की जो भी राइटिंग्स हैं उनके ऊपर कमेंट्रीज़ हैं वो भी की इन्होंने। सर सैयद अहमद खान ने भी जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जितने भी, या फिर कह सकते हैं कि जो दोनों रिलीजन है दोनों के बीच में एक हारमनी, टुगेदरनेस, टॉलरेंस, इनको प्रमोट करने की कोशिश की। और दारा शिकोह जो है वो एक सही में ट्रू चाइल्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इंडियन नेबर्स को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है दारा शिकोह से, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसके बावजूद हमको एग्जिस्टेंस में है वो। वैसे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है यहाँ पर, अभी जो गुलाम नबी आज़ाद जो अभी रिटायर हुए हैं राज्यसभा से, तो मतलब उनका जब टेन्योर कंप्लीट हुआ था तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बोला कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं भारत का मुसलमान हूँ, क्योंकि मुझे पता है, सब देखते हैं कि बाकी मुसलमान देशों में कितना बुरा हाल हो रहा है। तो यही आइडिया दारा शिकोह ने प्रमोट किया, यही आइडिया अभी तक बहुत सारे लीडर्स हैं। देखो एक्सट्रीमिज़म तो दोनों तरफ से गलत है,
कोई बिल्कुल ही एक तरीके से मारकाट पे उतर करके हिंदुइज्म को प्रमोट करे, वो भी ठीक नहीं है। कोई बिल्कुल ही मारकाट पर उतर करके इस्लामिज्म को प्रमोट करे, वो भी ठीक नहीं है। आप अगर राजी राजी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखो, आर्टिकल 25 में बोला जाता है कि आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं करोगे अपने रिलीजन को प्रमोट, प्रोफेस, प्रोपगेट करने में। वहां पर अगर वो राजी राजी अपने रिलीजन से चेंज करना चाहता है तो करने के लिए अलाउ है। पर वहां पर अगर आपने किसी के ऊपर, कहते हैं ना, कनपटी पे अपने बंदूक तान दी और फिर बोला कि हाँ रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पर फिर स्टेट इंटरवीन करेगा। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है ना, वो बड़ा बैलेंस्ड है, जिसमें सरकार को भी राइट्स दिए हैं पर एक लिमिट के बाद में। ठीक है, कि जब तक टॉलरेंस है, टॉलरेबल कंडीशन है, तब तक आराम से आप अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करो। पर आपने अगर उस रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते करते नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए, मॉरलिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट बन गए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप घातक साबित होने लग गए, तब फिर बाद में सरकार एंट्री कर लेगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ओके, तो ये आइडियाज़ बहुत, एक कोई 2 दिन में आइडियाज़ नहीं बनते हैं, ये आइडियाज़ को कल्मिनेट होने में बहुत टाइम लगता है। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, राइट। आगे चलते हैं। फिर लास्ट में देखो, समरी अगर ले हम तो देखो, द ग्रेट अननोन इन काबुल। इसमें मेन बात ये बताई जा रही है कि अफगानिस्तान के ट्रूप्स को, जिनको हम बोलते हैं अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, ANDSF, इनको तैयार करने में अमेरिका ने इतना पैसा लगाया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, और इसका मेन टेन्योर रहता है 2006 से लेके 2009 के बीच में, और 2009 के बाद में और ज़्यादा प्रमोशन रहता है, और अमेरिका और नेटो ट्रूप्स इनको डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं। पर जैसे ही तालिबान ने अब की बार अटैक किया, तो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत डिफेंस इन्होंने दिखाया, पर बाद में प्रोविंस दर प्रोविंस, एक के बाद में एक प्रोविंस को कैप्चर तालिबान करता चला गया, और ये जो अफगानिस्तान की ट्रूप्स थे, मिलिट्री फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इन्होंने घुटने टेक दिए। तो सवाल ये आ गया कि आपने किस तरीके की ट्रेनिंग ली थी, क्या आप आइडिया लेकर के आगे बढ़ रहे हो। रही सही में आपको पता है कि वहाँ पर जो मेन रिजीम था अशरफ गनी खुद वहाँ से जान बचा करके भाग गए। तो यहाँ पर तो देखो, वही एक तो टाइमलाइन बताई जा रही है कि कब क्या हुआ था, जो कि हम बहुत अच्छे से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए एक बार आप खुद से देखना चाहो, खुद से देख लेना। बाकी टाइमलाइन और ये तालिबान वाला मुद्दा हम बहुत बार देख चुके हैं। फिर यहाँ पर माई कॉम्पिटिटर माई कॉमरेड, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है। जब नीरज चोपड़ा, जो कि अभी गोल्ड मेडल जीत के आए हैं जेवलिन थ्रो में, तो उनके जो एक कॉम्पिटिटर थे पाकिस्तान की तरफ से, अरशद नदीम, तो उन्होंने ये कहा, मतलब उनके बीच में बातचीत हो गई। अब स्पोर्ट्स पर्सन है, आप देखते हो क्रिकेट में भी तो बैट एक्सचेंज किए जाते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट आया था कि भाई विराट कोहली ने अपना हेलमेट लिया था या हेलमेट दिया था, समथिंग। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं पाकिस्तान के इनके बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पर वो लोग compete करने के लिए जाते हैं, कोई लड़ाई युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाता है। ठीक है, और युद्ध में भी भाई, जब तक आप बैटल फील्ड में हो तब तक एक दूसरे के दुश्मन हो। बाकी तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर देखा जाए, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा अलग लेवल पे सोचना पड़ता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कंट्रोवर्सी आ गई कि जो पाकिस्तानी प्लेयर है अरशद नदीम, वो बोला नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल से हरवाना चाहते थे, समथिंग, कि हाँ उनके जवेलियन, उनका जो भाला था, उनको क्या करना चाह रहे थे, क्या कुछ करना। तो उसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने लग गई थी, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए लोगों ने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे। तब नीरज चोपड़ा आते हैं फ्रंट में और बोलते हैं कि जी आप इसको फालतू में यूज़ मत करो। मेरा कहने का मतलब ना तो ये था, और इस बात को आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट मत करो जनता के सामने। तो बोले ये जो स्पिरिट होती है ना स्पोर्ट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये स्पिरिट हर एक स्पोर्ट्स पर्सन दिखाता है जब वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, राइटर खुद भी हैं जीवी मिल्खा सिंह, ये देखो गोल्फ प्लेयर है, 14 टाइम इंटरनेशनल विनर ऑफ गोल्फ रह चुके हैं। तो इस वजह से इन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर ये एक, कहता है ना कि आपको compete करना है, वही बात है यार कि आप प्रतिस्पर्धा करो, ईर्ष्या मत करो, वो वाली बात है। सेम चीज़ आपके ऊपर अप्लाइड है। इसके अलावा देखो ये ब्रेक देयर हेड्स, अभी देखो जो करनाल के एसडीएम के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे आयुष सिन्हा के द्वारा, कि जी मेरे पास में अगर कोई भी पहुंचे तो ये चीज़ पक्की कर लेना कि उसके सिर से खून निकलता रहे। तो बोले स्टेटमेंट बड़े गलत थे। हाँ, स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत थी, पर स्टेटमेंट या जो भी बातें कही गई वो बोले इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। फिर कंट्रोवर्सी ये चल पड़ी है कि अब ये फार्मर्स की जो ये 3 लॉज हैं, अब वो तो लगातार 9 महीने से ये कंट्रोवर्सी चली रही है कि आप ये बताओ कि आपने पहले डिस्कशन कर लिया होता तो इतनी माथापच्ची होती क्या। पहले तो अपनी पीक पे चल रहा था फार्मर्स का प्रोटेस्ट, वो तो 26 जनवरी को थोड़ा सा वायलेंट आउटब्रेक होता है, उसकी वजह से परेशानियां होनी शुरू हो जाती है।
पर अभी तक भी वहाँ पर फार्मर जो हैं हरियाणा और पंजाब के, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट अभी तक भी प्रोटेक्ट नहीं है, जिसमें उनकी डिमांड क्या है, एक तो तीनों लॉज को विड्रॉ किया जाए और एक डिमांड और पुट कर रहे हैं कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगल बैकिंग दी जाए। अब सरकार ये कहती है कि लीगल बैकिंग नहीं और इन फार्म लॉज को भी सस्पेंड कर देंगे। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाए की वजह से लगभग आप कह सकते हो 2 साल के लिए बैन है। फिर देखो ये छोटा सा फ्रेंड ऑफ इंडिया स्टैनली वेज। देखो जब 1990s के टाइम पे 1990 में आप देखो कोई यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1989-90 में, तो उसके बाद में कि यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज होता है जिसमें यूएसए रहता है अकेला, ठीक है। बाकी एक बार अभी तक चाइना भी राइज नहीं हुआ था, बाकी कंट्रीज अभी दूर दूर थे। ऐसी सिचुएशन में एक सेकंड रुकिए, तो यूएसए भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, इंडिया भी कम डेमोक्रेसी नहीं है, इनके बीच में बोला एंगेजमेंट के टाइम की बात करें तो ये एक बिजनेसमैन हुआ करता है स्टैनली वेज, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देते बेन को, ठीक है। बेंच का मतलब हो गया बिजनेस एग्जीक्यूटिव फॉर नेशनल सिक्योरिटी इन यूएसए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत कन्विंस किया था यूएसए के एस्टैब्लिशमेंट को, कैसे भी करके बोले इंडिया के साथ हमें एंगेज करना चाहिए। बेसिकली इनकी डेथ हो गई अभी, तो उसी के लिए ये एक ट्रिब्यूट है अपनी तरफ से, सी उदय भास्कर के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। तो मेन चीज़ें हमने देख ली है, डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।